मिस सूरी, आप मेरी तरह कोई छोटी मोटी एक्टर तो है नहीं। आपको अपनी बात जरा सोच समझ कर कहनी चाहिए। शालिनी शर्मा आंखें झुकाते हुए बोली। शालिनी शर्मा नाम के इस इंसान की वजह से आपने मेरे लिए कितनी सारी अड़चनें खड़ी की, मेरे काम को हद से भी ज्यादा मुश्किल बनाती गई, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं भरा। अगर आपको ये चोट नहीं लगती तो भगवान ही जाने और क्या कुछ करना बाकी रह जाता। लेकिन अब तो आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं कि मैं आपको नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये सारी बातें इस ओर इशारा करती है कि आप कितनी अनप्रोफेशनल हैं। शालिनी नाम का एक इंसान। सनाया सूरी अमित के वो शब्द सुनकर हैरान थी। अमित शर्मा सोच रहा था कि शालिनी शर्मा एक मर्द थी। मिस सूरी, मैं इस शालिनी शर्मा के बारे में नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि आप किसका जिक्र कर रही हो और क्यों, लेकिन मैं आपको पूरी शिद्दत के साथ बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं पहले कभी आपसे नहीं मिला, इसीलिए भले ही जिस भी आदमी ने आपको डंप किया हो, जिसने भी आपको धोखा दिया हो या ऐसा कुछ भी किया हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर अमित शर्मा रूखेपन से मुस्कुराने लगा। अगर इतनी अनप्रोफेशनल होने के बावजूद भी आप मूवी क्वीन खिताब पाने में कामयाब रही हैं, मिस सूरी, तो आपको खुद को बड़ा लकी समझना चाहिए और इस लक को संभाल कर रखना चाहिए। मिस सूरी, आखिरकार मूवी इंडस्ट्री में आपके अलावा भी कई और फीमेल एक्टर्स हैं और उनसे तो कोई भी आपको एक दिन रिप्लेस कर सकता है। इसीलिए प्लीज फ्यूचर में सावधानी से कदम आगे बढ़ाएं। ऐसा ना हो कि आपके पास अभी जो चीजें हैं उन्हें आप खो दे। मिस सूरी। उसी के साथ शालिनी शर्मा जाने के लिए पलट गई। अपने दिल में बेहिसाब सवाल लिए सनाया को उस वक्त केवल उसके बेचैन धड़कते दिल की तेज धड़कनों के अलावा और कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वो उससे ऐसा क्यों पूछ रहा था कि शालिनी शर्मा ने उसे डंप किया, और उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि शालिनी शर्मा एक मर्द का नाम है। ये बात सोचकर सनाया के मन में यही सवाल था कि क्या ये वाकई में गलत सोच रही है। क्या अमित शर्मा और शालिनी एक नहीं थे? हालांकि उन दोनों के बीच छोटा सा ही झगड़ा हुआ था। ये बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बातें नहीं कर रहे थे, पर इसके बावजूद भी बाहर खड़ी सनाया सूरी की असिस्टेंट ने सब कुछ सुन लिया था। जैसे ही शालिनी शर्मा बाहर आई, उसने परेशान होकर अमित से पूछा, क्या आप ठीक है मिस्टर शर्मा? मैं? शालिनी ने सरप्राइज होकर उसकी ओर देखा। मुझे आखिर क्या हो सकता है? दोनों के वार्ड से कुछ कदम ही दूर चलने के बाद सनाया की असिस्टेंट ने अमित से माफी मांगी। सनाया मैडम आज चोट लगने के बाद से थोड़ी बुरे मूड में है, प्लीज उनकी किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा। अमित ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने किसी भी बात का बुरा नहीं माना। और फिर मिस सूरी ने मुझसे ज्यादा कुछ कहा भी तो नहीं, केवल इतना ही तो कहा, शालिनी शर्मा नाम के किसी आदमी से मेरी शक्ल काफी मिलती है। शालिनी शर्मा? सनाया की असिस्टेंट एक पल के लिए ठिठकी और फिर मुस्कुराकर बोली, ये कोई मर्द नहीं है, वो एक लड़की है। अब ठिठकने की बारी थी अमित शर्मा की। लड़की? फिर मिस सनाया सूरी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही थी? मुझे लगा कि शालिनी शायद किसी लड़के का नाम है जिसके साथ मिस सूरी का पास्ट में कोई रिलेशन था। सनाया की असिस्टेंट अपना सिर हिलाते हुए खिलखिलाकर हंसने लगी। नहीं, शालिनी शर्मा शायद सनाया मैम की क्लासमेट हुआ करती थी। वो दोनों शायद एक दूसरे के काफी करीब दोस्त थे। मैंने उन्हें एक तस्वीर में एक साथ देखा था, लेकिन असल जिंदगी में शालिनी शर्मा से कभी मिली नहीं हूँ। शालिनी की उत्सुकता काफी बढ़ती जा रही थी। ये शालिनी शर्मा नाम का कैरेक्टर तो काफी दिलचस्प है। मुझे हैरानी है कि हूबहू वो मेरी तरह कैसे दिखती है। फेसबुक और व्हाट्सएप पर मुझे अपनी लिस्ट में जोड़ने के बाद आपका क्या ख्याल है? अगर शालिनी शर्मा की फोटो दोबारा दिखाई देती है तो मैं उसकी एक तस्वीर क्लिक करके आपको भेज दूंगी। सनाया की असिस्टेंट को लगा कि ऐसा कहते हुए इसके इरादे नेक ही थे, भले ही वो ये नहीं जानती थी कि अमित उसे डिसअपॉइंट करेगा या नहीं। बावजूद इसके वो उसे देखकर बेहद ही कंफर्टेबल फील कर रही थी। बेशक ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा ही फेसबुक पर अवेलेबल नहीं रहता हूँ। शालिनी शर्मा ने अपना फोन निकाला। कोई बात नहीं, मैं बस बीच बीच में आपकी स्टोरीज देखना चाहती हूँ। स्टोरीज? ये भला क्या चीज है? क्या? असिस्टेंट ने अमित शर्मा की ओर हैरानी से देखा, जबकि अमित के चेहरे पर इतनी सादगी भरी हुई थी जैसे उसने कुछ गलत न बोला हो। असिस्टेंट ने क्यूरियस होते हुए अमित से पूछा,
आप नहीं जानते कि स्टोरीज क्या होती है? एक्चुअली फिर उसने अपना फोन निकाला और अमित को दिखाया कि स्टोरीज क्या होती हैं। अगले ही पल के बाद शालिनी शर्मा ने अपना सिर हिलाते हुए असिस्टेंट से कहा, ओह, तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं? अचानक सनाया अपनी रूम से चिल्लाई जब शालिनी ने देखा कि किस तरह से सनाया सूरी के असिस्टेंट का चेहरा सनाया की आवाज सुनते ही एकदम से पीला पड़ गया। उसने उसे फौरन एक वार्म स्माइल के साथ उसके कंधे को थपथपाया और बोला, तुम्हें अब जाना चाहिए, मैं भी अब चलूंगा। ठीक है, बाय मिस्टर शर्मा। सनाया सूरी के असिस्टेंट ने अमित शर्मा को इस तरह से देखा जैसे वो उससे बिछड़ रही हो, और फिर अगले ही पल वो सनाया की कमरे की ओर दौड़ पड़ी। असिस्टेंट को इस तरह भागते देखकर शालिनी शर्मा मुस्कुराए बिना रह नहीं सकी। फिर वो अपने असिस्टेंट को और ड्राइवर को लेकर चल दी, जो कार पार्क में उनका इंतजार कर रहे थे। अपनी कार में बैठने के बाद शालिनी शर्मा के चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस होते चले गए। सनाया सूरी से पहली मुलाकात के बुरे एक्सपीरियंस को देखते हुए ये साफ था कि उसने सनाया का बिल्कुल भी बुरा नहीं किया था। फिर भी सनाया ने उसके साथ जो कुछ भी करने की कोशिश की थी, ऐसा क्यों हुआ था? सिर्फ इसलिए कि वो शालिनी शर्मा की तरह दिखती है? जरूर शालिनी कोई ऐसी शख्स थी जिसके साथ सनाया सूरी का कोई झगड़ा हुआ था। कहीं वो लड़की संजना अरोड़ा की बहन तो नहीं? आखिरकार इतने सारे लोगों का एक दूसरे की तरह दिखना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन उसका सरनेम तो अरोड़ा था। ऐसे में शालिनी शर्मा की बहन नहीं हो सकती है। क्या ये वाकई में दो अलग अलग लोग थे? फिर क्या वो शालिनी शर्मा ही थी? जिस व्यक्ति ने उसे होश में आने के बाद पहली बार देखा था, वो एक डॉक्टर था जिसने उसे शर्मा कह के बुलाया था। इस बिना पर वो उस नतीजे पर पहुंची थी कि वो शालिनी शर्मा हो सकती है। फिर भी सनाया सूरी की असिस्टेंट ने कहा कि शालिनी शर्मा सनाया की क्लासमेट थी, लेकिन उन दोनों की एज मेल नहीं खाती थी। तो फिर क्या वो संजना अरोड़ा की बहन थी? हो सकता है कि शर्मा उसका सरनेम नहीं रहा हो, लेकिन चाहे वो संजना अरोड़ा की बहन या सनाया की क्लासमेट थी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं था कि वो दोनों में से किसी के पास भी यूं ही जा सकती थी। सबसे पहले उसे इस शालिनी शर्मा नाम की लड़की के बारे में पता लगाना था। एक बार अगर उसके पास शालिनी शर्मा की डिटेल्स मिल जाती तो वो जान जाती कि वो असल में कौन थी। लेकिन अगर वो शालिनी शर्मा की जांच करती तो कबीर आहूजा को पक्के तौर पर इस बारे में शक हो जाएगा, ये जानने के बाद कि उसकी शक्ल शालिनी से मिलती जुलती थी। अगर उसे शक हो गया तो फिर उसे ये भी शक हो जाएगा कि वो एक लड़की थी। फिर क्या होगा? गनीमत थी कि वो सर्दियों का मौसम था, और ऐसे में अगर वो अपने शरीर पर कुछ और कपड़े पहन लेती तो किसी को भी अजीब नहीं लगेगा, किसी को भी उस पर जरा सा भी शक ना हो। इसके लिए उसने कपड़ों से एक फेक लेयर बनाई थी, जिसे चेस्ट रिस्ट्रिक्शन गैजेट के ऊपर पहनने के बाद उसके ऊपर कपड़ों की एक परत और पहन लेती थी। यही वजह थी कि किसी को भी देखने पर यही लगता था कि कपड़े की वो नकली परत ही उसका असली शरीर है। इसी वजह से आज पानी में भीगने के बाद भी लोग उसका असली शरीर नहीं देख पाए थे। लेकिन आज वो आईने में अपने फ्लैट चेस्ट को देख रही थी। ये पहले से काफी दुबली थी, जिस वजह से उसके ब्रेस्ट भी काफी छोटे थे, लेकिन जिस तरह वो उन्हें और भी ज्यादा अंदर दबाने के लिए अलग अलग तरीकों का यूज किए जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि जल्द ही उसका चेस्ट वाकई में किसी लड़के की तरह दिखाई देने लगेगा। कपड़े उतारने के बाद जब शालिनी शर्मा बाथरूम में जाने के लिए आगे बढ़ी थी कि इतने में उसके फोन की रिंगटोन बजी। उसने फोन उठाकर देखा तो फोन की होम स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया। ये सनाया की असिस्टेंट का फेसबुक मैसेज था। अपनी बॉडी को बाथरोब से ढककर उसने अपना फेसबुक चेक किया। मिस्टर शर्मा, आपके हॉस्पिटल से जाने के फौरन बाद सनाया मैम ने किसी समीरा राजवंश नाम की लड़की को फोन किया था, और वो उससे शालिनी शर्मा के बारे में बात कर रही थी। शालिनी शर्मा उनके हाई स्कूल के समय की क्लासमेट में से थी। बाद में वो एक जिंदा लाश बन गई थी। हाई स्कूल? क्या आप बता सकती हैं कि कौन सा हाई स्कूल? आप ये जानकारी इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं। ये शहर के प्रसिद्ध स्कूल में से है, मेफ्लावर हाई स्कूल। उस समय सनाया मैडम स्कूल में काफी पॉपुलर स्टूडेंट थी। थैंक यू। यदि आपको फ्यूचर में मुझसे किसी भी तरह की मदद चाहिए तो बेझिझक बोल दीजिएगा। उस पर सनाया की असिस्टेंट का एहसान चढ़ गया था। उसके बिना उसे शालिनी शर्मा के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शायद ही इतनी आसानी से हासिल हो पाती।
समीरा राजवंश, ये वो लड़की थी जो उस दिन अनामिका खन्ना से मिलने स्टूडियो आई थी और समीरा राजवंश के सेट पर आने के बाद ही सनाया सूरी भी सेट पर आई। क्या इसका मतलब ये है कि सनाया को समीरा ने उसके शालिनी शर्मा के रूप के बारे में उसकी पहचान को कंफर्म करने के लिए भेजा था? यदि वो दोनों सिर्फ क्लासमेट ही होती तो वो अमित से सिर्फ सीधे तौर पर पूछ सकती थी कि क्या वो शालिनी शर्मा है। जाहिर है जरूर कुछ ऐसा था जिसे वो उससे छिपाने की कोशिश कर रही थी और ये बात उसके और शालिनी के बीच की गहरी दुश्मनी के बारे में बताने के लिए काफी थी। जिंदा लाश शालिनी शर्मा के लिए दूसरा क्लू था। हॉस्पिटल में सनाया सूरी के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने इस बारे में कमेंट किया था कि सनाया सूरी लकी थी कि उसके सिर के बजाय उसके पैर पर चोट लगी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो भी एक जिंदा लाश बन गई होती। ये सुनते ही सनाया सूरी के चेहरे का रंग उड़ गया था। ये उन वर्ड्स को सुनकर इतना डर क्यों गई थी? क्या इस बात में उसका भी कोई हाथ था जिस कारण से शालिनी शर्मा एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी? हालांकि कमरे का हीटर चालू था, फिर भी सिर्फ एक बाथरूम पहने रहने के हिसाब से कमरा काफी ठंडा था। जैसे ही शालिनी शर्मा ने अपना फोन नीचे रखा और बाथरूम में जाना चाहा, उसके कदम एक बार फिर रुक गए। इस बार ये काम उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहे शख्स ने की थी। कबीर आहूजा के बॉडीगार्ड गिरिधर सिंह ने आवाज लगाई, मिस्टर अमित? हाँ, मिस्टर आहूजा चाहते हैं कि आप नीचे आकर उनसे मिल लें। एक पल के लिए कुछ सोचने के बाद शालिनी ने जवाब दिया, ठीक है, मैं थोड़ी देर में नीचे आ जाऊंगा। थोड़ी सी ठंड महसूस होते ही उसने फटाफट गर्म पानी का शावर लिया। चेस्ट रिस्ट्रिक्शन पहनने के लिए उसे थोड़ा समय लगा था और नहाना उस काम के लिए लगे समय के लिए सबसे अच्छा बहाना था। लगभग 20 मिनट बाद सब कुछ सेट करके कपड़े पहनकर वो नीचे की ओर चली आई। नीचे लिविंग रूम में कबीर आहूजा सीना ताने किसी गबरू नौजवान की तरह खड़ा था। उसकी पैनी नजरों में एक अलग ही धार दिखाई दे रही थी जो उस समय किसी चाकू या तलवार की धार को भी मात दे सकती थी। जहाँ वो खड़ा था उस पर ऐसे एंगल से लाइट पड़ रही थी जिसकी वजह से उसके पहले से ही मजबूत ढील डॉल को बिल्कुल ही करिश्माई लुक दे रहा था। मिस्टर आहूजा, शालिनी शर्मा नीचे आकर उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा हो गया। उसने कबीर से मुस्कुराते हुए कहा, किसी खास काम की वजह से उसे नीचे बुलाया गया है? अमित शर्मा के शरीर पर कबीर की नजर पड़ते ही उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों को चकाचौंध कर देने वाली स्माइल उसकी फेयर स्किन के साथ साथ और भी ज्यादा आकर्षक दिखाई दे रही है। और जब उसके बाल गीले हों और रोशनी की वजह से बालों की बूंदें मोती की चमकने का फील देने लगे तो फिर मामला बेकाबू होने में समय नहीं लगता। तुमने अभी अभी शावर लिया? हाँ। कबीर ने कोने पर रखे हुए कैबिनेट की तरफ कदम बढ़ाए और रैक पर रखे हेयर ड्रायर को उठाकर अमित शर्मा को देते हुए कहा, यहाँ आओ। एक पल के लिए हैरान शालिनी शर्मा धीरे धीरे आगे बढ़ी। मिस्टर आहूजा, तुम्हारे बाल गीले हैं, उन्हें सुखाने की जरूरत है वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। यहाँ आओ, मैं तुम्हें गर्म कर देता हूँ। ये सुनते ही अमित शर्मा की आंखें हैरानी से फैलती चली गई। कबीर को जब ये महसूस हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया, कबीर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। एक काम करो, फटाफट 2 मिनट में अपने बालों को सुखा लो, मैं कार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर उसने हेयर ड्रायर अमित शर्मा की ओर उछाल दिया। कबीर आहूजा को बाहर जाते हुए देखकर अमित शर्मा उर्फ शालिनी के दिमाग में यही बातें चल रही थी कि शायद जो कुछ भी उसने कबीर के बारे में सुना वो सच ही था। पिछले कुछ दिनों में घटी बातों को देखकर उसे यही लगने लगा। ऐसा लग रहा है कि वो वाकई में अपनी पसंद और नापसंद को लेकर श्योर नहीं है, इसीलिए उसे फ्यूचर में उससे और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अपने बालों को सुखाने के बाद वो कार में इंतजार कर रहे कबीर आहूजा की ओर चल दी। कार में बैठने के बाद इससे पहले कि वो कुछ भी पूछ पाती, कबीर ने फौरन कार आगे बढ़ा ली। हम कहाँ जा रहे हैं? हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट। कबीर के वर्ड्स ने शालिनी की बेचैनी को फौरन ही बढ़ा दिया। हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट? लेकिन ऐसे अचानक ही क्यों? ये मौसम हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट में जाकर गर्म पानी के पूल में बाथ लेने के लिए एकदम परफेक्ट है। वैसे तो कबीर आहूजा ने अभी अभी जो कुछ भी कहा वो सच ही था, लेकिन अमित को हॉट स्प्रिंग लेके जाने का उसका कारण कुछ और था, जिसे वो फिलहाल किसी भी हाल में अमित के सामने जाहिर नहीं करने वाला था। ये अमित शर्मा को वहाँ इसीलिए लेकर जाना चाह रहा था क्योंकि अमित बीमार था और उसे आजकल काफी देर तक ठंडे पानी में रहकर
भीगना पड़ा था। ऐसे में गर्म पानी में नहाना उसके शरीर के लिए फायदेमंद होगा। भले ही कबीर के ऑपोजिट सेक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी ये तो पक्का था कि वो कम से कम उनमें से एक नहीं था। शालिनी खुद को यही समझा रही थी कि उसके लिए कबीर की फिक्र और देखभाल का कारण उसकी दादी की वजह से हो सकता है। आखिर उन्होंने जाते हुए कबीर आहूजा से अमित की देखभाल करने के लिए जो कहा था। कबीर ने मुड़कर अमित शर्मा की ओर देखा। उसे देखते हुए उसे ये महसूस हुआ कि वो कुछ थका हुआ और बेचैन दिखाई दे रहा था। क्या हुआ, सब ठीक है? वो कुछ नहीं। अब वो उसे ये तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती थी कि वो उसके साथ हॉट स्प्रिंग में नहीं जाना चाहती, और ये ऐसा इसीलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक लड़की है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो अपने पीरियड्स के दौरान हॉट स्प्रिंग में किसी भी हाल में बात नहीं ले सकती थी। बस यूं ही इधर उधर की बातें। शालिनी शर्मा ने टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ, आज मेरे शो में केमियो रोल के लिए जो एक्टर आई थी वो बगल वाले सेट पे हो रही शूटिंग प्रोजेक्ट की मेन लीड एक्टर थी। आज मेरे साथ एक सीन शूट करते समय उसके पैर में चोट लग गई। मुझे लगता है कि वो अब अपनी फिल्म भी कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, इसीलिए मैं सोच रहा था कि ऐसा कौन है जो उसकी जगह ले सके। कबीर आहूजा ने अमित शर्मा को देखा। वो पहले से सोच रहा था कि उस सो कॉल्ड मूवी क्वीन को अमित के साथ किए गए बर्ताव के लिए सबक कैसे सिखाया जाए, लेकिन ये भी अच्छा ही हुआ। तुम उसकी जगह ले सकते हो। हालांकि वो सिर्फ एक नॉर्मली कही गई बात थी, लेकिन उसे सुनकर शालिनी शर्मा हैरान थी। मैं एक मर्द होकर एक फीमेल ओरिएंटेड रोल कैसे कर सकता हूँ? उसे अपने दिल में झंझनाहट सी होती महसूस हुई। क्या कबीर आहूजा को उसकी असली पहचान के बारे में पता चल गया था? भले ही शालिनी शर्मा ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका दिल पूरी तरह से कबीर के दिए हुए उस सदमे से उबर नहीं पाया था, क्योंकि कबीर आहूजा हाल फिलहाल में उसके साथ कुछ ज्यादा ही पोलाइट बिहेव कर रहा था। इसके बावजूद वो उसे एक दोस्त के रूप में नहीं देखता था, इसीलिए उसके पास कोई कारण नहीं था कि वो अचानक ही उसे हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए लेकर जाता। क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि उसे उसकी असलियत पर शक था और इस तरह से वो उसकी जांच करना चाहता था? शहर से बाहर निकलकर कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। शहर से कुछ ही दूर एक मोड़ पर मुड़ने के बाद कार कबीर आहूजा के बताए हुए रिजॉर्ट के सामने आकर रुकी। शहर से दूर जंगल के बीच बिल्कुल शांत माहौल में एक एंटीक स्ट्रक्चर के साथ वो रिजॉर्ट वाकई में जैसे छिपे हुए स्वर्ग का फील दे रहा था। अगर वो कबीर आहूजा के साथ यहाँ नहीं आई होती तो शालिनी शर्मा ने उस जगह पर काफी अच्छे से एंजॉय किया होता, लेकिन अब वो केवल यही उम्मीद कर सकती थी कि जो कुछ भी उसने सोचा था वो गलत साबित हो जाए। इसके अलावा कबीर आहूजा एक माइसोफोबिक शख्स था, यानी कि सफाई पसंद था, और ये निश्चित रूप से दूसरों के साथ नहाना पसंद करेगा। हालांकि उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वे उस जगह के सबसे शानदार वीआईपी सूट में ठहरे थे, जिसके साथ एक छोटा सा आंगन भी लगा हुआ था जो आसपास के कमरों से घिरा हुआ था। हौद पूल के चारों ओर खिड़कियां भी लगी हुई थी, जिन्हें लोगों की जरूरतों के आधार पर खोला या बंद किया जा सकता था। फौरन शालिनी ने फैसला किया कि वो अंदर नहीं जा सकती। अगर वो जाती है तो उसे कबीर आहूजा के साथ ही शेयरिंग में हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कबीर आहूजा कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चला गया, जबकि अमित शर्मा अपने कमरे में। अंदर जाते ही वो सोफे पे धड़ाम से बैठ गई। उसका दिमाग किसी उधेड़-बुन में लगा हुआ था कि इस मुसीबत से वो कैसे बाहर निकल सकती है। ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं थी। अगर उसे पूल में नहाने के लिए जाना था तो पानी के भीतर जाने के बाद उसे अपने शरीर का हर एक कपड़ा बाहर या फिर अंदर जाकर उतारना पड़ता, और अगर वो ऐसा करती तो उसके जेंडर का राज दूसरों के सामने खुलने से वो किसी भी हाल में बच नहीं पाएगी। इसीलिए इस मुसीबत से बचने का एक ही उपाय था कि वो पूल के अंदर जाए ही ना। शालिनी ने खड़े होकर अपने दरवाजे के गैप से बाहर देखा। कबीर आहूजा पहले से बाहर चला गया था। उसने अपने कमर पर सिर्फ एक तौलिया लपेटा हुआ था। गर्म पानी के पूल में प्रवेश करने से पहले खुद को गीला करना पड़ता है, इसीलिए कबीर आहूजा के शरीर का कमर से ऊपर का हिस्सा पानी के छोटे छोटे क्रिस्टल से चमक रहा था, और जैसे जैसे वो क्रिस्टल उसके सीने से नीचे लुढ़कते जा रहे थे, कबीर आहूजा के शरीर का चाम भी उन्हीं में से टपकता जा रहा था। उसने धीरे धीरे पूल में प्रवेश करने से पहले अमित शर्मा उर्फ शालिनी के कमरे की ओर देखा। उसके अंदर कदम रखते ही
भाप ऊपर उठी और धीरे धीरे उसके लंबे चौड़े और गठीले बदन को अपने आगोश में लेने लगी। वो पानी में अंदर की ओर झुका और पूल के फर्श को उंगलियों से टटोलने लगा। अभी तक टकटकी लगाए हुए देखती शालिनी शर्मा पीछे हटी और दरवाजे से टिककर खड़ी हो गई। वो ना तो यहाँ पर खड़ी रह सकती थी और ना ही लंबे समय के लिए बाहर रह सकती थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो किसी भी हाल में बाहर नहीं जा सकती थी। उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि उसका राज राज रहे और किसी को उस पर शक भी ना हो। उसने अपने आसपास नजर उठाकर देखा। पास ही रखे कैबिनेट पर उसकी नजर जाकर रुकी, जिसमें टॉप पर कई सारी चीजें रखी हुई थी। सिर नीचे करके कुछ सोचते हुए अचानक उसे ख्याल आया। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा अच्छा ख्याल नहीं था, लेकिन उस वक्त जो कुछ भी था उसे वही सॉल्यूशन लग रहा था। शालिनी शर्मा ने अपना कोट उतार दिया और उसकी छाती को छुआ। ये जांचने के बाद कि सब कुछ ठीक है, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आगे की ओर बढ़ते हुए खुद से ही नीचे गिर गई। उसका सर कैबिनेट के किनारे से टकराया। ये टक्कर की वजह से कैबिनेट अपनी जगह से हिल गया। हालांकि टक्कर इतनी तेजी से नहीं लगी थी, वो पूरी तरह से गिर जाता, लेकिन उसके ऊपर रखी चीजें जरूर नीचे गिर गई। कुछ देर बाद शालिनी शर्मा को बाहर से दरवाजा खटखटाते हुए लोगों की आवाजें सुनाई दी। कोई बाहर से चिल्लाकर पूछ रहा था कि क्या हुआ। उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही उसकी आंखों के सामने के सीन धुंधले होने लगे और वो बेसुध सी होती जा रही थी। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक के बाद एक तस्वीरें उभरने लगी, जो उसे जाने पहचाने तो लग रहे थे, लेकिन फिर भी उसके लिए अनजान ही थे। एक बोटेनिकल गार्डन के एक बेहद ही कोने में वो एक पेड़ और एक पेंटिंग के नीचे बैठी थी। अचानक ही उसे कहीं से दो लड़कियां भाग कर आती हुई नजर आई। उनमें से एक ने तो बिना कुछ कहे उसे एक थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि वो उस कुर्सी पर बैठी हुई थी। उस थप्पड़ की वजह से वो फौरन नीचे गिर गई। जहाँ तक उसने ड्राइंग बोर्ड की बात की थी, उसे दूसरी लड़की ने लात मारकर गिरा दिया। वो हैरानी से चीख उठी, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? फिर और दो लड़कियां उसे दिखाई दी। अब उसकी नजर काफी हद तक साफ हो गई थी। ये सनाया सूरी और समीरा राजवंश थी। उनमें से एक के चेहरे पर अपराधियों जैसी झिझक थी, जबकि दूसरी बेहद ही बुरी तरह से उसे घूर रही थी। जीनियस गर्ल, हाँ, जरा दिखाओ तो मुझे कि तुम वाकई में कितनी स्मार्ट हो। चली जाओ, बाहर निकल जाओ इस स्कूल से और फिर कभी हमारे सामने मत आना। अपना स्कूल अभी के अभी बदल लो, या फिर जब भी तुम मुझे नजर आओगी हर बार मेरे हाथों से पिटोगी, समझी तुम? ये किस प्रकार के सीन थे? क्या वाकई में कभी उसके साथ ऐसा हुआ था? भले ही कैबिनेट से उसके सर की टक्कर बहुत ज्यादा जोर से नहीं लगी हो, लेकिन अमित शर्मा को लगा जैसे उसका पूरा सर उसके शरीर से अलग हो रहा है। अचानक उसे लगा जैसे दरवाजे को किसी ने लात मारकर खोला और अगले ही पल कबीर आहूजा कमरे के भीतर आ गया। उसने उसे जमीन पर गिरी हुई देखा, दर्द से तड़पते हुए, पसीने में नहाया हुआ उसका शरीर तकलीफ से इस कदर कंपकपा रहा था जैसे वो अभी ठंडे पानी में से बाहर निकली हो। कबीर आहूजा ने अमित शर्मा को उठाकर पास ही के सोफे पर बिठाया। खुद को हो रही तकलीफ के बावजूद वो आगे बढ़ते हुए सामने टेबल पर रखे हुए ग्लास में खुद ही पानी डालने की कोशिश करने लगी, लेकिन कबीर ने उससे पहले ही पानी ग्लास में उड़ेला और ग्लास को उठाकर उसके होठों तक लेकर आया। पानी पीने के बाद से शालिनी को कुछ बेहतर महसूस होने लगा और उसकी तेज चलती सांसें फिर से नॉर्मल होने लगी। सोफे पर पीछे झुकते हुए उसने कबीर आहूजा को एक प्यारी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, थैंक यू। ये सीन कुछ ऐसा था जैसे कि वो कोई सुंदर मरीज थी, बेहद ही नाजुक और कमजोर, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर दूसरी दुनिया की चमक और अट्रैक्शन था जिसे बयान नहीं किया जा सकता था। कबीर आहूजा ने नाराजगी के साथ गिरिधर सिंह की ओर देखा, जो कि कबीर के साथ ही भीतर आया था और पास ही खड़ा परेशान सा अमित शर्मा को देख रहा था। कबीर ने अपना हाथ हिलाते हुए गिरिधर सिंह को बाहर जाने का इशारा किया। उसके बाहर जाने के बाद ही वो अमित से बोला, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूंगा। मैं सेट से निकलकर घर जाने से पहले हॉस्पिटल गया था और डॉक्टर ने कहा कि मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा फ्लू ही तो है। शालिनी शर्मा ने मुस्कुराते हुए बात को टालने की कोशिश की और फिर माफी मांगते हुए कबीर से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपका मजा खराब हो गया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मुझे हॉट स्प्रिंग में बाथ लेना चाहिए। मुझे फौरन ही घर लौटना होगा। हम साथ में ही चलेंगे। ये कहते हुए कबीर अपनी जगह पर खड़ा हो गया और फौरन ही बाहर निकल गया। उसे बाहर जाता देख
शालिनी ने अपने माथे के पसीने की बूंदें पोंछते हुए राहत की सांस ली। काफी करीबी मामला था, आज तो पोल खुल ही जानी थी। लेकिन उसे दिखाई दिए वो सीन, कैसे थे वो सीन? आखिर क्या मतलब था उन सीन्स का? ये सोचते हुए सनाया सूरी और समीरा राजवंश उसे उसकी यादों में क्यों दिखाई दी? शालिनी मन ही मन बुदबुदा रही थी। क्या इसका मतलब ये था कि वाकई में शालिनी शर्मा हूँ मैं? शालिनी शर्मा? कबीर आहूजा का चेहरा काला पड़ गया था। उसने ये नहीं सोचा था कि अमित शर्मा की बीमारी इतनी सीरियस होगी, और अगर वो वाकई में इस हद तक बीमार है तो हॉट स्प्रिंग में जाना उसकी हालत को और भी बदतर बनाएगा। ये सब कुछ उस लड़की सनाया सूरी की गलती थी। वाकई में सभी औरतें जहरीली नागिनी ही होती है। उन्होंने गिरधर सिंह को देखा और सख्त लहजे में उसे ऑर्डर दिया, मैं सनाया सूरी का नाम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दोबारा नहीं सुनना चाहता। ये बात तुम्हारी समझ में आ रही है सिंह? बिल्कुल समझ में आ रही है सर, नहीं सुनने मिलेगा। सीरियल की शूटिंग के दौरान सनाया सूरी का घायल होना एक मसाला खबर थी। गूगल सर्च पर सनाया इंजर्ड कीवर्ड को लाखों में हिट्स मिले थे और हर छोटा बड़ा न्यूज चैनल इसी न्यूज को ऑन द लूप दिखा रहा था। शुरुआत में हर कोई इसकी चोटों के बारे में परेशान था और सभी यही चाहते थे कि वो जल्द ठीक हो जाए। उसे अच्छे से आराम करने की सलाह देते हुए हर कोई उसके काम की तारीफ कर रहा था। उसके फैंस के बीच इस बात को लेकर काफी गुस्सा था कि वो फिल्म की शूटिंग की वजह से घायल हो गई है। उसके फैंस ने प्रोडक्शन टीम के सोशल मीडिया अकाउंट इनबॉक्स को फैन मैसेजेस से भर दिया था। उसका हर एक फैन उसे यही कहना चाह रहा था कि प्रोडक्शन टीम को उसे फिल्म से हटाना नहीं चाहिए और उसके ठीक होने का इंतजार करना चाहिए। जब सनाया सूरी ने हॉस्पिटल में रहते हुए ये सब देखा तो वो बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि उसकी चोट उसके लिए इतनी भी बुरी साबित नहीं हुई है। आखिरकार इसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी में बढ़ोतरी होने की मदद मिली है। लेकिन अमित शर्मा उसकी जगह किसी और से रोल करवाना चाहता था। वो खुद को समझता क्या था? आखिर है कौन वो? हाँ, लेकिन 1 घंटे के भीतर ही पूरी तस्वीर बदल गई। सबसे पहले ये खबर आई कि फिल्म की प्रोडक्शन टीम ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें कि उन्होंने डिक्लेयर किया कि सनाया की चोट का उनके प्रोडक्शन टीम से कोई लेना देना नहीं। इसके लिए प्रोडक्शन टीम या फिल्म सेट पर मौजूद कोई भी क्रू मेंबर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि उन्होंने उस सवाल का साफ जवाब दे दिया था कि वो रोल के लिए फीमेल एक्टर को बदलने वाले हैं या नहीं। इस स्टेटमेंट के फौरन बाद लोगों ने इंटरनेट पर उन्हें एक्सपोज करना शुरू कर दिया था, किस तरह से वो एक न्यू कमर एक्टर को परेशान कर रही है, और उसकी इन्हीं हरकतों के चलते वो शॉट देते हुए खुद गिर पड़ी और उसे चोट लग गई। जैसी करनी वैसी भरनी। हालांकि इस सबसे नेटिजन्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैरान था। वो उन सारी बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। आखिर सनाया सूरी उनके लिए एंटरटेनमेंट गॉडेस होने के साथ साथ एक अच्छी इंसान भी थी, जिसने हमेशा से ही उसके फैंस, को स्टार्स और मीडिया पर्सन्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखे थे। ऐसे में वो एक नए आए एक्टर को परेशान क्यों करेगी? उसे उसको सताने से क्या हासिल होना चाहिए था? एक एक्सपोज के कारण सच्चाई और अफवाह के समंदर में जो छोटी छोटी लहरें उठी थी, उन्होंने जल्द ही पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सुनामी ला दी थी। इंटरनेट, टीवी, अखबार और लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, सनाया सूरी। सनाया सूरी ने अंदाजा लगाया कि जरूर दूसरी प्रोडक्शन टीम के क्रू मेंबर्स की हरकत है, जिन्होंने इस मामले को सबके सामने ओपन कर दिया। फौरन ही उसने अपने मैनेजर को कॉल किया और उस मामले को सुलझाने के लिए ऑर्डर दे दिया। कॉल काटने के बाद वो सोशल मीडिया अकाउंट के पेजेस को स्क्रॉल करने लगी। कुछ ही मिनटों के भीतर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके बारे में खबरों और अफवाहों की बाढ़ सी आ गई थी। उन खबरों में उस न्यू कमर एक्टर को सनाया द्वारा परेशान किए जाने की सारी डिटेल्स थी। यहाँ तक कि किसी ने ये साबित करने के लिए फोटो तक अपलोड कर दिया था कि सनाया ने एक जगह तो पूरी स्क्रिप्ट ही बदल डाली और स्क्रिप्ट बदलने के बाद खुद पानी में न जाकर अपनी सब्स्टिट्यूट को भेज दिया, जबकि इतनी ठंड में उस नए एक्टर से रीशूट पर रीशूट करवाई जा रही थी। इस तरह की और भी अफवाहें और खबरें सभी जगह घूम रही थी और ये बातें सिर्फ उस नए एक्टर को परेशान करने या धमकाने तक लिमिटेड नहीं थी। किसी के साथ अफेयर होने, झूठ बोलने और नियमों का पालन न करने जैसी और भी कई सारी बातें थी जो सनाया के लिए कही जाने लगी थी। सनाया जैसी पब्लिक फिगर के लिए उस तरह का हर एक आर्टिकल काफी डैमेजिंग था।